नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, नोटबंदी को 1 महीना हो चुका है। वैसे तो आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 50 दिन के वक्त में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 महीना इस बेहद बड़े और चौंकाने वाले कदम का हो चुका है। 50 दिन बाद क्या स्थिति होगी, इसका काफी अंदाजा 30 दिनों में जरूर लग जाता है। जब से नोटबंदी हुई है, कैश को लेकर लगातार नियम बदलते रहे हैं और आम लोगों को उलझाते रहे हैं। क्या बैंकों के आगे लग रही कतारों में कमी आई है? जरूर आई है, लेकिन उसकी कई वजह हैं। ये नहीं कि आराम से सबको अपनी जरूरत के मुताबिक अपने पैसे मिल रहे हैं। छापे भी पड़ रहे हैं और करोड़ों के नए नोट बरामद भी हो रहे हैं। तो फिर ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि जो मकसद था नोटबंदी का, काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक, फर्जी नोटों पर रोकथाम और आतंकवादियों तक पहुंच रहे कैश पर रोक, क्या ये कुछ हद तक भी हो पाया है? और इसी प्रकार के सवाल लगातार विपक्ष भी पूछ रहा है कि असल मार नोटबंदी की आखिर कहां पड़ी है, काले धन वालों पर या फिर सिर्फ आम लोगों पर? यही चर्चा आज मुकाबला में हमारे खास मेहमानों के साथ। आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने, आप लगातार उनको सुनते रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के संजय सिंह, और राजेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं और पूर्व नेशनल कन्वीनर हैं सीए सेल के बीजेपी के। यहाँ तीनों ये हमारे दिल्ली स्टूडियो में हैं। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के, और ये बताएंगे कि आखिर सरकार का पक्ष जो है वो क्यों सही हो सकता है इस विमुद्रीकरण को लेके। साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा। आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर अरुण कुमार आपसे जानना चाहती हूं कि 50 दिन का तो एक टाइम फ्रेम बार बार हम सुन रहे हैं, हमारे पीएम जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि कुछ दिन का कष्ट है, कुछ दिन का कष्ट है, और एक तरह से उम्मीद कहीं ना कहीं बंधा रहे हैं, आशा दे रहे हैं। लेकिन 30 दिन का जो ये वक्त गुजरा है, उसमें आपने जो भी ऑब्जर्व किया होगा, जो डेटा आपने जमा किया होगा हर जगह से, चाहे वो न्यूज़ माध्यम से हो या दूसरे माध्यमों से, उसमें 30 दिन को देखकर 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 365 दिन का कुछ अंदाजा लग पा रहा है आपको? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो ये मूव है, ये काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने में थ्योरेटिकली भी क्या सक्षम हो सकता है। एम्पेरिकली तो बाद में आएगा कि इससे हुआ है नहीं। तो थ्योरेटिकली भी अगर इसको समझा जाए तो जो काला धन होता है वो आपकी काली कमाई से बनता है, और उस काले धन का एक छोटा हिस्सा, करीब 1% कैश में होता है। तो ये समझा गया कि कैश को अगर हम स्क्वीज कर देंगे, काले धन की अर्थव्यवस्था स्क्वीज हो जाएगी। ये अपने आप में गलत धारणा है, क्योंकि जो मेरे अनुसार इस समय 62% जीडीपी का ब्लैक इनकम जनरेशन है। तो इस समय करीब 93 लाख करोड़ रुपया इस साल ब्लैक इनकम जनरेशन होना था, और उसका कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा वेल्थ होगा, तो करीब 300 लाख से 400 लाख करोड़ रुपए हुआ। तो उसमें जो 3 लाख करोड़ रुपए ब्लैक का कैश है वो 1% है। तो अगर ये 3 लाख करोड़ रुपए हटा भी दिया जाए, एक तरह से समझिए, तो वेल्थ का 1% हटेगा और जो इनकम है उसका 3.5%। लेकिन ये 3 लाख करोड़ रुपए, उसमें इतनी खबर आ रही है कि उसको रिसाइकल कर दिया गया है, और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि करीब करीब पूरा पैसा वापस आ जाएगा। और जो भी तक आंकड़े आए हैं कि 11.5 लाख करोड़ रुपए करीब वापस आ गया है 15.44 लाख करोड़ रुपए के उसमें, तो लग रहा है कि बाकी समय भी पूरा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि 50-70 हजार करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है जो नहीं आएगा। और वो भी कहना कि वो ब्लैक है, ये सही नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कुछ विदेश में पड़ा हो, कुछ भूटान में हो, कुछ बांग्लादेश में हो, कुछ कहीं और हो। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 15.44 लाख करोड़ से ज्यादा भी आ सकता है। हाँ, ये तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, कुछ लोग जो कह रहे हैं, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम इतना जो वो लीकी है कि सुना है कि जो लोग उससे पैसा निकाल के दोबारा डाल दे रहे हैं। तो अगर ये ज्यादा भी पैसा आ गया तो वो बड़ी एक चौंकाने वाली बात होगी। तो परिस्थिति बड़ी गंभीर है और इसके दूरगामी असर होंगे, क्योंकि होता है क्या है कि जैसे कैश है वो इकोनॉमी को सर्कुलेट करता है, इनकम को सर्कुलेट करता है। आपने कैश को स्क्वीज कर दिया तो इनकम सर्कुलेशन रुक गया। इनकम सर्कुलेशन के रुकने से क्या होता है कि आपका ट्रेड है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ये सारे सेक्टर्स हिट हुए हैं। और ये पिछले 1 महीने में दिख रहा है कि होलसेल डीलर्स कह रहे हैं कि हमारा ट्रेड अब 30% रह गया, ट्रकर्स कह रहे हैं कि 50% रह गया, टोल पे कह रहे हैं कि जब हमारा 50% ही रह गया है। तो अगर ट्रक का मूवमेंट कम हो गया है और जब होलसेल ट्रेड कम हो गया है तो इसका मतलब कि प्रोडक्शन पे असर हो
रहा है, रिटेल में असर हो रहा है, और खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कृषि में सबसे ज्यादा है, और जो हमारे अर्बन एरियाज के जो स्लम्स और पुअर एरियाज में है, वहां पे बहुत जबरदस्त असर है, क्योंकि वो तो कैश में ही सर्कुलेट तो आपको करते लग रहा है कि ये जो अभी जो इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या ये जो असर है विमुद्रीकरण का, नोटबंदी का, आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म असर होगा और नेगेटिव असर होगा? अभी तो यही लग रहा है कि देखिए, ये जो नोट्स की शॉर्टेज है, आपको 15 साल की जो है प्रिंटिंग आपको 50 दिन 100 दिन में करनी है, तो वो नहीं होगी। उतनी इंक चाहिए, उतना पेपर आपको चाहिए, तो कोई इतना स्टॉक करके तो रखता नहीं कि 15 साल को आपको 6 महीने में करना है। तो इंक का टेंडर भी 15 दिन पहले फ्लोट किया गया कि अभी इंक आनी है। पेपर इतना सारा कहां से आएगा? अगर आप बाहर भी, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर प्रिंटिंग करा लीजिए, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है कि 5-6 महीने तो लग जाएंगे इसमें, और लोग होर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि जो शॉर्टेज है उससे ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोग नोट पकड़ के दबा के रखे हुए हैं, और अगर आप नहीं डरे भी हुए हैं और उसको दबा के रखा हुआ है कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, है ना, तो इसलिए ज्यादा प्रिंटिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर 15.44 लाख करोड़ रुपए भी है, तो हो सकता है आपको 17 लाख 18 लाख करोड़ जब प्रिंट करना पड़े, जिससे कि आपकी शॉर्टेज कमी हो जाए। फिर दूसरी तरफ यह है कि अगर छोटे नोट प्रिंट करने पड़े कि 50 रुपए का, 100 रुपए का, तो इन कंपैरिजन टू 1000 रुपी, तो वो मतलब 10 गुना ज्यादा प्रिंटिंग, तो टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। तो मेरा मानना है सारा कैलकुलेशन ये बता रहा है कि आप जैसा कह रहे हैं कि कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। 10 महीने तो लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी, जो यहाँ पर प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं, उसके मुताबिक, इन्होंने जो बात बोली है उसके मुताबिक जो असर है वो दूर तक होता नजर आ रहा है, नेगेटिव असर होता नजर आ रहा है, खासकर ये जो 30 दिन का इंडिकेटर है, जो हालात अभी भी बने हुए हैं उसको देखकर। क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूं प्रोफेसर अरुण कुमार की राय से, हालांकि मैं पूरा सम्मान करता हूं जो शब्द उन्होंने कहे। 2 या 3 बातें हैं जो शायद हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट उन्होंने रेज किया वेल्थ का और इनकम का, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर दूरगामी परिणाम में आप देखें तो सरकार के सामने अभी 2 मेजर चुनौती हैं। पहला, जो बैंकों में पैसा जमा हो रहा है, आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की बात करी है, तो कई बैंक्स में जो इन्फ्लक्स कैश का हुआ है, उसके साथ में अगर आप देखें तो दूसरी तरफ सरकार के सामने चुनौती यह है कि अगर ज़्यादा पैसा इमीडिएटली इकोनॉमी में डाल दिया जाए तो इन्फ्लेशन का होता है। तो इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 बड़े ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको लेकर के लड़ाई हमारे नीति निर्धारण के समय में आ रही है। तो उसको हम कैसे एड्रेस करें, ये मेरे सामने मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बहुत बिल्कुल अर्थशास्त्री की तरह बोल रहे हैं। एक आम आदमी की तरह अगर मैं आपसे सीधा ये पूछूं कि आप भी यही कह रहे हैं कि मेरे हाथ में पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए अगले 6 महीने 10 महीने, क्या आप भी वही कह रहे हैं? नहीं कादम्बरी जी, देखिए यहाँ मेरा सोच थोड़ा फर्क है। हमें इस निर्णय को जो 500 और 1000 के नोट को हटाने का हुआ है, उसमें एक बड़ा हिस्सेदारी एक राजनीतिक निर्णय की है, और वो राजनीतिक निर्णय ऐसा हुआ है जिसमें कि जैसा प्रधानमंत्री ने कई दफ़ा कहा कि हमारे एक सोच में बदलाव की आवश्यकता है, जिसके तहत अब उसमें ब्लैक इकोनॉमी से भी कनेक्शन है, और ये भी उतनी ही सच्चाई है कि जो सारा कैश है वो ब्लैक नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रपोर्शन कैश का है जिसके कवर में कई तरह की एक्टिविटीज़ चल रही थी। उसमें टेरर फाइनेंसिंग भी चल रहा है, उसमें ब्लैक इकोनॉमी भी चल रही है, और उसके अंदर एक्चुअल इनफॉर्मल सेक्टर जो हिंदुस्तान की रियलिटी है वो भी है। तो हम कैसे इन तीनों एक्टिविटीज़ को फ़र्क करके देखें, ये बड़ी भारी चुनौती है, और ये हमें नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि जब तक हम तीनों को अलग नहीं करेंगे, कुछ समय उसका पेन होगा, जैसा कि लगातार सरकार कह रही है। लेकिन जो 10 महीने की बात कही गई, मुझे वो बात सही नहीं लगती है। अभी इमीडिएट एक्शन लेने में, जैसा आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम इमीडिएटली एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डर है कि इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर जैसे ही ज्यादा पैसा आपने पंप इन किया। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में जो लंबी कतारें थी उनमें आप जो बता रहे हैं वो ये है कि ऑल पेन नो गेन, फिलहाल जो स्थिति है वो बनी रहेगी, यही मान के चले हम अभी?
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे पास में अभी पेन उठाने की ताकत है उसमें लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमारे पास में गेन है। लेकिन ये जो 3 एक्टिविटीज की मैंने आपके साथ जिक्र कितना किया, इसको बर्दाश्त कर आगे आने सकता है, वाले ये दिनों सबसे में बड़ा हम उन तीनों फैक्टर को फर्क कर है। सर, कौन सकेंगे। कितना बर्दाश्त कर सकता है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर कैश पर डिपेंड करते हैं। आप जबरदस्ती अगर आप कहें कि आप इस तरह से डिजिटल आप खरीद फरोख्त करें तो शायद वो एक रात में नहीं हो सकता है। ये समस्या है, बहुत जेन्युइन है। और आपने जो कहा माइंडसेट की बात है, वो भी है, और माइंडसेट भी हम आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्दी बदलता नहीं। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हम जानने के लिए देवेंद्र शर्मा जी आपसे जानना चाहते हैं कि एक जो किसान है जी, मैं सर अभी आती हूँ आपके पास वापस। मैं देवेंद्र शर्मा जी से इसका जवाब चाहती हूँ। किसान के बारे में जब ये नोटबंदी हुई, किसान के बारे में सबसे पहले कहा गया कि सबसे ज्यादा असर किसान पर पड़ा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर थोड़ा साइलेंस है, ज्यादा कुछ चीजें हम सुन नहीं रहे हैं। हालांकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं उनको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं वो भी सब हम खबरों में लगातार देख रहे हैं। देखिए, पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि इस समय देश जो है वो ऐसे एक इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा है जो कि खुद का क्रिएट किया हुआ है। और हम जानते हैं कि जब दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था 2008-2009 में, तब भी इतनी सिचुएशन हमारे देश में खराब नहीं थी जो आज हो गई है, जहां तक इकोनॉमिक स्लो डाउन का इम्पैक्ट नजर आता है। और वो आपने ठीक कहा, शहरों में तो नजर आता है, लेकिन गांव में जो नजर नहीं आता वो इसलिए है कि शायद एक तो मीडिया की पहुंच वहां तक नहीं है ज्यादातर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर, हमारा यह सोचना है कि एग्रीकल्चर आज एक तरह के, या रूरल इकोनॉमी की बात करें तो वो एक स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है। आज ये हालात हैं कि जो तो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में जो लैंडलेस वर्कर्स हैं वो तो आज बिल्कुल ही बेकार बैठे हुए हैं। और उनका तो बिल्कुल ठीक मानना है, ये कहना भी है कि जब उनके पास व्हाइट मनी ही नहीं है तो ब्लैक मनी कहां से उनके पास लोग ढूंढ रहे हैं, कहां से सरकार उनसे चाहती है कि ब्लैक मनी वो इकट्ठा कर पाएंगे, या उनके पास कुछ है जो सरकार को शायद आशा हो कहीं निकल आए। और दूसरी बात है कि खेती में इतना भयंकर जो इस तरह का प्रभाव, इसका नुकसान हुआ है, इंपैक्ट पड़ा है, वो चीजें कई चीजें आपने जैसे कहा कि एक बैंकिंग सिस्टम का, क्रेडिट का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, ये तो एक जानते हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी जो मार पड़ी है किसानों को वो पड़ी है कि जो वो बेचना चाहते हैं वो प्राइसेस क्रैश हो गए हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन में छत्तीसगढ़ में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा 1 रुपए पे जो टमाटर बिकता था वो 50 पैसे 25 पैसे बिका, क्योंकि ट्रक नहीं पहुंच सके। नॉर्मली वहां पर ट्रक आते हैं और ट्रक वहां से लेके जाते हैं। हम जानते हैं बिहार में गोभी नहीं बिक पा रही है, आंध्र प्रदेश में टमाटर नहीं बिक पा रहे हैं। अगर आप हिमाचल में देखें तो मटर की खेती बहुत उसका इंपैक्ट हुआ है। कहने का मतलब है कि सारे देश में, चाहे वो कपास की प्राइसेस हो वो क्रैश किए हैं, सोयाबीन के प्राइसेस क्रैश किए हैं, बासमती के प्राइसेस क्रैश किए हैं। तो जितना भी सारा जो किसान को इनकम आती है अगर वो क्रैश कर गई है तो मुझे लगता है कि लाइवलीहुड पे जो मार पड़ी है वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ या एग्रीकल्चर ग्रोथ से ना देखें तो इकोनॉमिक जो मार पड़ी है किसानों को वो शायद देखने में हमें बहुत दिन लगेंगे। मेरा तो यह मानना है कादम्बरी जी कि 2 साल सूखे की मार झेली है किसानों ने, लगातार सूखा पड़ा है, लेकिन जो ये मार पड़ी है उसको नोटबंदी की, वो मेरा मानना है कि दोनों सालों के जो नुकसान हुआ था उससे ज्यादा भयंकर यह नुकसान किसानों को सहना पड़ेगा। और ये हम जाने कि इकोनॉमिक स्लोडाउन जो हम शहरों में देखते हैं और वो जो गांव में उसका जो इंपैक्ट पड़ा है उसका बहुत बहुत दोनों में अंतर है। और शायद यही एक जो इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है, अगर वो आएगा तो हमें लगता है कि ये जो इकोनॉमिक सोच थी कि भाई नोटबंदी से देश का काला धन बाहर आएगा या जो भी मकसद थे, मुझे लगता है कि इट वाज एक्चुअली अ बिग फियास्को। यानी कि कुल मिलाकर जो एक इंतजार करने की बात कही जा रही है कि कुछ दिन इंतजार करें हालात ठीक होंगे, शायद इनके लिए इंतजार एक ऑप्शन नहीं है किसानों की, जहां तक हम बात करें। सर बहुत शॉर्ट में जवाब चाहेंगे, फिर ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, ये पिछली सरकार जो थी आपको याद होगा तब वो बोला करते थे कि इन्फ्लेशन जो है वो इंतजार करिए 3 महीने में कम हो जाएगा, आ जाएगा। 3 करते करते उन्होंने 10 साल गुजार दिए। तो मुझे लगता है कि ये हम सोच के चले कि इंतजार करिए, तो इंतजार तो आप 10 साल भी करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आज मार पड़ी है वो इतनी गंभीर है, जो इतना क्राइसिस इतना भयंकर है कि वो शायद हमें असर्टेन करने में कुछ देर लगेगी कि कितना उसका नुकसान हो चुका है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं, इसके राजनीतिक पहलू पर भी बात करेंगे और जो हो रहा है उसके बाकी पहलुओं पर भी हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ यहाँ संजय सिंह और राजेश शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।